गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि ग्रैंड रेनेसां डैम का निर्माण जो है वो किस नदी पर और किस देश के द्वारा कराया जा रहा है। तो दोस्तों इसका देखिए करेक्ट आंसर है, इस डैम का निर्माण जो है कराया जा रहा है वो नील नदी पे कराया जा रहा है। किस देश के द्वारा कराया जा रहा है? तो इथोपिया के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका पूर्वी अफ्रीका का मैप आपके सामने खुला हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रही है इथोपिया। इथोपिया से दोस्तों यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल रिवर निकलती है। ठीक है, और इसी ब्लू नाइल रिवर पे देखा जाए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है सूडान का और किसका? इथोपिया का। यही इसी बॉर्डर पे देखा जाए तो इस ग्रैंड रेनेसां डैम का निर्माण करवाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ से जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको लेक दिख रही है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो कि युगांडा, केनिया और तंजानिया देश से घिरी हुई एक झील है और इसी झील से निकलती है व्हाइट नाइल रिवर। और ये दोनों रिवर जो है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जो कि कहाँ मिल जाती है? यहाँ पे जो कंट्री है सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और यहाँ से निकलती है नाइल रिवर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल रिवर जो है वो किस किस देश की राजधानी के पास आकर के मिलती है? तो ध्यान रखिएगा खार्तूम जो है, जो कि सूडान की राजधानी है, वो इन्हीं दो नदियों के मेल पर स्थित है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये नदी आगे बढ़ती है और इजिप्ट में प्रवेश करती है। जैसा कि आप जानते हैं जो नाइल रिवर है उसको हम क्या कहते हैं? इजिप्ट का वरदान कहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए इसी नदी पे एक आपको इजिप्ट में आसवान डैम भी देखने को मिलता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आसवान डैम किस नदी पर है और किस जो है देश में स्थित है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रैंड रेनेसां डैम का जो नील नदी पे निर्माण करवाया जा रहा है इथोपिया के द्वारा, ये एक मेगा जल विद्युत परियोजना है और ऐसा माना जा रहा है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। ठीक है, चूंकि इस नदी पर एक तरीके से नील नदी के ये एक अनुप्रवाह में स्थित है जिसके कारण से दो देशों यानी कि इथोपिया और मिस्र के बीच में ये जल विद्रोह का भी कारण बना हुआ है। ठीक है, तो लगातार जो है आपत्ति दर्ज की जा रही है किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा, क्योंकि मिस्र का मानना है कि इथोपिया इस बांध के कारण क्या करेगा? नील नदी के जल को नियंत्रित कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इथोपिया की लोकेशन जो कि नील नदी के अनुप्रवाह में स्थित है। ठीक है, अब ये नदी जो कि आगे बढ़ती है और कायरो जो कि किसकी राजधानी? इजिप्ट की राजधानी, यहाँ ये दो भागों में बढ़ जाती है और ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर के मिल जाती है। तो ये था आपका नील नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसपे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रैंड रेनेसां डैम हमने ये देखा, आसवान डैम हमने ये देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अब आते हैं अपने सेशन पे और अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक बना है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत का पहला एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया है। और ये देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये देखा जाए AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनी इनोवेट कर्नाटक पहल के तहत अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा ये वित्त पोषित किया जाएगा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये वित्त पोषित किया जाएगा। और ये देखा जाए इसी के साथ देखा जाए ये कर्नाटक जो है इस तरीके से इस तरह से AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक बन गया है। जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो विधानसभा देखा जाए विधानमंडल जो है 2 सदनी यानी कि विधान परिषद है और विधानसभा है। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो 28 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो है आपकी 12। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सरकारों ने आदि बद्री बांध
के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ए और बी दोनों, यानी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों ने किए हैं, या फिर उत्तराखंड ने। करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए हरियाणा के यमुनानगर के आदि बद्री के क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश के 77 एकड़ पर आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? ये जो हमारी बहुत प्राचीन नदी है, देखिए सरस्वती नदी, जिसे आप वेद जब पढ़ेंगे तो वेद में क्या कहा जाता था? नदी तमा, माते तमा, देवी तमा की संज्ञा दी जाती थी। इसको मतलब माता की तरफ पूजा जाता था सरस्वती नदी को। बहुत ही धार्मिक रूप से ये देखा जाए नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस डैम के निर्माण से जो ये वर्षों पहले जो ये नदी विलुप्त हो गई थी, इस नदी का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो आदिकाल से जो ये पूजनीय सरस्वती नदी है, उस नदी के प्रवाह स्थल के आसपास की धार्मिक मान्यताएं जो है जागृत फिर से होंगी इससे। और इसी के साथ साथ जो है सरकार ये प्रयास करेगी कि इस क्षेत्र में जो है तीर्थ पर्यटन के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। तो इसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आदि बद्री बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। इस बांध के निर्माण में देखा जाए कितनी लागत का अनुमान है? देखा जाए 215.35 यानी कि 215.35 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान माना जा रहा है। और इससे पूर्व जो है वो सरस्वती नदी में इससे पूर्व वर्ष सरस्वती नदी में 20 क्यूसेक पानी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए इस बांध का जो है किसके द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा जो है, कार्यकारी एजेंसी कौन होगी? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बद्री बांध और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए कार्यकारी एजेंसी होगी। और यहाँ पे जो परियोजना की फंडिंग की जाएगी उसकी व्यवस्था जो कि किसके द्वारा किया जाएगा? हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये ध्यान रखिएगा, आदि बद्री बांध निर्माण के समझौते के लिए किन राज्यों ने आपस में समझौता किया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने किया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया या फिर थाईलैंड? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा बाघ संरक्षण पर जो एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है उसका चौथा संस्करण का आयोजन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे हुआ है, देखिए 19 से 21 जनवरी के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ है। ये चौथा संस्करण हुआ था बाघ संरक्षण पर, जो एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का चौथा संस्करण। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम ने बाघ संरक्षण पर, ठीक है, बाघ संरक्षण पर, दोस्तों यहाँ पे बाघ निकल जा रहा है, बाघ संरक्षण पर आयोजित जो चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे देखा जाए इस सम्मेलन को हम भारत की तरफ से किससे संबोधित किया है? तो हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र यादव के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है। सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान हम पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये कहा कि हमारे देश ने जो, हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया था कि अपने जो बाघों की संख्या को, बाघों की जो आबादी है उसको दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया था 2022, उसको हमारे देश यानी कि भारत ने 4 साल पहले यानी कि वर्ष 2008 में उसको बाघों की संख्या को दुगना करने के जो है लक्ष्य को पूरा कर लिया था। और इसी के तहत सरकार ने, देखिए सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए जो बजट का आवंटन था वर्ष 2014 में वो कितना था? 185 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 2000 में, वर्ष 2022 में कितना कर दिया गया? 300 करोड़, यानी कि लगभग देखा जाए तो इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। क्या है मतलब उद्देश्य क्या है? बाघों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा लगातार अपने बजट आवंटन को भी बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए, अगर हम भारत में देखें बाघों की स्थिति क्या है और बाघों की संख्या क्या है, तो यहाँ जो वैश्विक स्तर पे जितने भी बाघ हैं उनमें बाघों की संख्या का लगभग 70% जो की आबादी जो है वो भारत में रहती है। और यहाँ पे देखा जाए इसमें 18 राज्यों में कितने टाइगर रिजर्व है? दोस्तों 51 टाइगर। देखिए यहाँ पे 51 है, जैसा कि जो डिटेल दी थी उसमें भी 51 लिखा गया था, इसलिए मेंशन किया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? वो हो गए हैं 53 टाइगर रिजर्व हो गए। 2 नए टाइगर रिजर्व जो फिलहाल में बनाए गए हैं, उसका आंसर मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन से 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो 53 टाइगर रिजर्व हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल टाइगर फोरम की, तो ये देखा जाए जितने भी टाइगर रेंज के देश के देशों के ये अंतर सरकारी मंच के संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत भी एक है। ग्लोबल टाइगर समिट की बात करें तो ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण पर मौजूदा घोषणा को अंतिम रूप से वर्ष 2010 में नई दिल्ली में प्री टाइगर समिट में दिया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से आप जानते हैं भारत सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है ना। यहाँ पे जो कि जानते हैं आप, जैसा कि 29 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगरों को, बाघों को, यानी कि बाघों को विलुप्त होने से बचाए जाने के लिए 1973 में, ठीक है, 1973 में सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, तो ये कई अपने स्तर पे प्रयास किया गया है और फिर ये प्रयास का अंजाम ये आप देख ही रहे हैं, जैसा कि जो लक्ष्य 2022 में रखा गया था बाघों की आबादी को दुगना करना, उसे हम मात्र 4 साल पहले यानी कि वर्ष 2018 में पूरी कर लिया। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पूरे बाघों की आबादी विश्व का 70% का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि आप मलेशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आइए मलेशिया के बारे में देख लीजिए। ये देखिए आपका भारत है और यहाँ पे देखा जाए हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। यहाँ पे साउथ ईस्ट में आपको कौन दिख रहा है? मलेशिया दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं। मलेशिया की अगर बात दोस्तों किया जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और आसियान का मेंबर है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, आसियान जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से देश हैं, भारत उसका सदस्य है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में, आसियान के बारे में बताइएगा, क्योंकि आसियान का मेंबर मलेशिया भी है। और यहाँ पे हम मलेशिया के देख रहे हैं। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मलय प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप पे इसकी राजधानी यहाँ पे कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है। और मलेशिया का भाग देखिए कितने जगह पे फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए इतने दूरी पर आप देखेंगे पूर्वी मलेशिया के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूर्वी मलेशिया है और यहाँ पे देखिए छोटू सा देश है, कौन सा? ब्रुनेई है। यहाँ पे देखा जाए इंडोनेशिया का ये भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपनी सीमा को साझा किससे कर रहा है? इंडोनेशिया से कर रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया, और यहाँ पे देखा जाए ये सिंगापुर से कर रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थाईलैंड से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पे एक स्ट्रेट आपको दिखेगा जिसे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। ठीक है, मलक्का जो कि यहाँ पे सिंगापुर, और यहाँ पे देखिए ये जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है इसको हम, ये कौन सा द्वीप है? तो ये सुमात्रा द्वीप है। कभी कई बार पूछा गया है, सुमात्रा द्वीप और सिंगापुर के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्थित है ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप साउथ चाइना सी देख रहे होंगे, यहाँ पे सुलू सी है। ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है। और जैसा कि आप यहाँ पे मलेशिया की बात करें जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है दोस्तों, तो यहाँ की करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगिट जो है वो यहाँ की करेंसी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो इस्माइल, ठीक है, इस्माइल साबरी याकूब जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था दोस्तों मलेशिया से संबंधित। ध्यान रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का ये भाग है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें देख लीजिएगा। तो स्ट्रेट है, कौन कौन से देश से अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है, और खासकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तो बार बार ऐसा लगता है कि आयोग का ये काफ़ी फेवरेट प्रश्न रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देखिए हाल ही में किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? कौन सा देश है भाई? कोलंबिया है, मैक्सिको है, चिली है या फिर पेरू है? करेक्ट आंसर इज डी, पेरू है, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। और यहाँ पे देखा जाए समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव हुआ था जिसके कारण से वहाँ की सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। तो यहाँ पे देखा जाए पेरू की सरकार ने देखा जाए हाल ही में तेल रिसाव से प्रभावित जो लीमा के तटीय क्षेत्र, लीमा जो कि जानते हैं आप पेरू की राजधानी है, और यहाँ पे जो है तेल रिसाव से देखा जाए यहाँ पे 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 90 दिनों की, यानी कि 3 महीनों की। ये देखा जाए ये जो रिसाव हुआ है, तेल रिसाव, ये कहाँ से हुआ है? तो स्पेन का एक स्थित है। देखिए रेप्सोल रिफाइनरी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल फिलहाल में एक रिफाइनरी चर्चा में थी, रेप्सोल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है। और ध्यान रखिएगा यहाँ से तेल रिसाव हुआ था और इस तेल रिसाव से प्रशांत महासागर के किनारे 21 तटों के प्रदूषित होने की जानकारी जो है देते हुए क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल घोषणा जो है लगाने की घोषणा की गई है। ये रिसाव भाई किस कारण से हो गया था? तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि टोंगो में देखा जाए एक समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और इस विस्फोट के चलते क्या हुआ था कि विस्फोट के परिणाम स्वरूप एक फ्रिक वेव्स निकलती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील जो लहरें निकलती, उन लहरों के कारण जो है यहाँ पे क्या हुआ? तेल रिसाव
हुआ। ठीक है, अब चूंकि हो गया है और इस तेल रिसाव के कारण देखेंगे जितने भी वहाँ समुद्री वन जो है वन जीव काफ़ी प्रभावित हुए हैं। वहाँ के स्थानीय पर्यटन और जो मछुआरों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान ये तेल रिसाव पैदा किया है। तो दोस्तों इस संकट से निपटने के लिए देखा जाए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मदद की जा रही है पेरू को, और वहाँ पे पेरू में देखा जाए तो विशेषज्ञों का एक दल मुहैया कराया गया है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो पेरू में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए साउथ अमेरिका का ये मैप आपके सामने खुला है और यहाँ के जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेरू दिखेगा। पेरू जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, लिमा है। और ये देखिए एक तरीके से यहाँ पे जो देखा जाए ये इस अपनी कौन कौन सी सीमा साझा करता है किन किन देशों से, तो उत्तर में देखिए तो इक्वाडोर से, यहाँ पे कोलंबिया से, यहाँ पे ब्राज़ील से, यहाँ से बोल्विया से और चिली से, यानी कि 5 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है और जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, लिमा है। और यहाँ की मुद्रा आपसे पूछी जाए तो पेरुआई, ठीक है, न्यूवो सोल जो है वो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो मिर्था वास्कोवेज जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पेरू से संबंधित। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ककड़ी और खीरे का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत जो है वो ककड़ी और खीरे का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर के उभरा है। खीरा जो कि ककड़ी और खीरा जो कि आप जानते हैं जायद फसल है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत जो है दुनिया के ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर के उभरा है। अगर हम देखें कि किसने कितना निर्यात किया है इसके बारे में अगर जानकारी ले तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर वर्ष 2020-21 में इसने 11.4 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 850 करोड़ रुपए के खीरे और ककड़ी का इसने निर्यात किया था भारत ने। वहीं भारत ने पिछले वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट अचार बनाने वाले खीरे के निर्यात में 20 करोड़ डॉलर, ठीक है, यानी कि 1490 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर लिया है। और अगर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो होता है, जो कि प्रसंस्कृत जो उत्पाद होता है खीरे के, इसे वैश्विक स्तर पे किस रूप में जाना जाता है? तो गैरकिन्स के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने लगभग 223 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ 2,23,515 मैट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे, अगर हम खीरे की खेती की बात करें कि कब सबसे पहले शुरुआत है, देखा जाए खीरे की खेती करना यानी कि एग्रीकल्चर, उसकी प्रोसेसिंग और उसको एक्सपोर्ट करने की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो भारत में 1990 के दशक में की गई थी। और कहाँ पे क्या, किसके द्वारा? तो कर्नाटक के ने इसको छोटे स्तर पे इसकी शुरुआत की थी। और आज देख रहे हैं मात्र देखा जाए तो 21 सालों में, ठीक है, माफ करिएगा 31 सालों में भारत जो है खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर के उभरा है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पे चलते। कर्नाटक के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट है हमारा कि शोधकर्ताओं द्वारा रेन फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई यानी कि बारिश के मेढक की, जिसका नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? रॉल्फ एमर्सन। ये देखिए ये सारे व्यक्तित्व जो हैं ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं। और किसके नाम पे इस नए प्रजाति की जो खोज की गई है, रेन फ्रॉग की नई प्रजाति की, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है? रॉल्फ एमर्सन, ग्रेटा थुनबर्ग, एडोल्फ ओपाल्ड या फिर ईओ विल्सन? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर जो है इस नई प्रजाति का नाम रखा गया। ये देखिए ये नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है। इसके बारे में देख लेते तो कहाँ पे खोजा गया दोस्तों? पनामा के जंगल में ये जो है वर्षा के मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। और इस नई प्रजाति का नाम जो एक स्वीडिश के पर्यावरण करता है, सब लोग जानते होंगे इनके बारे में, ग्रेटा थुनबर्ग को जो है इनके नाम पर इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है। इस प्रजाति को किस नाम से बुलाया जाएगा? तो प्रिस्टीमोरस ग्रेटा थुनबर्ग जो है इसको नाम दिया गया है, या फिर लोकप्रिय रूप से इसको क्या कहा जाएगा? ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग के रूप में इसे जाना जाएगा। ठीक है, मेढक का जो है ये जो मूल रूप है वर्ष 2022 में जो है, वर्ष 2012 में इसको खोजा गया था। और इससे पहले जो है इसे वर्गीकृत देखा जाए तो प्रिस्टिमेंटिस परिवार का इसे हिस्सा माना जाता था, लेकिन फिर इसमें और खोजी हुई। पहले ऐसा लगता था कि उस परिवार कैसे, लेकिन फिर जब और कुछ तथ्य सामने आए तो इससे लगा कि नहीं, ये जो प्रजाति है ये बिल्कुल नई प्रजाति है और मेढक की, ठीक है, जो कि रेन फ्रॉग की नई प्रजाति है। और इसका नाम किस में रखा गया है, किसके नाम पर? तो ये स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थुनबर्ग, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे कि केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में प्लास्टिक पार्क के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तेलंगाना, केरल, गुजरात या फिर
कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में जो है प्लास्टिक पार्क के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने देखा जाए तो कर्नाटक के मंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दिया है। इस पार्क को बनाने की जो लागत आएगी कितनी है, 62.77 करोड़ की लागत आएगी। और इस पार्क को देखा जाए किसके द्वारा जो है, किसकी भूमि पर बनाया जाएगा, तो ये पार्क जो बनाया जाएगा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड के भूमि पर इस पार्क को बनाया जाएगा। इस प्लास्टिक पार्क को बनाया जाएगा जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दिया है। कहाँ पे बनेगा, कर्नाटक के मंगलुरु के गंजी मठ में बनेगा। और लागत आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लागत है वो दोनों के द्वारा वहन की जाएगी, यानी कि केंद्र के भी द्वारा किया जाएगा और यहाँ पे इस बोर्ड के भी द्वारा किया जाएगा, जो कि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। 50-50 यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 50%, जिसमें से देखा जाए तो अगर इसमें से आधा कर दो तो 31.38 करोड़ रुपए का, बाकी का हिस्सा जो है इसके द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, इस पार्क में देखा जाए तो प्रोपलीन यूनिट लगाई जाएगी और यह इकाई जो है पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी और यह पार्क जो है परिवहन लागत को कम करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लास्टिक पार्क के निर्माण को, जो प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है वो कर्नाटक में बनाया जा रहा है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार दुनिया को किस वर्ष 5 प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ेगा, तो 2025, 2024, 2023 या फिर 2022। देखिए ये इसी वर्ष यानी कि 2022 में ही संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया को 5 प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये 5 प्रमुख जोखिम कौन से हैं। तो ये देखा जाए अभी हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र ने भाई घोषणा किया है कि दुनिया जो है इस वर्ष यानी कि 2022 में 5 प्रमुख जोखिमों का सामना करेगी। ठीक है, ऐसा घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये जो 5 प्रमुख जोखिम है इनको देखिए किस नाम से पुकारा गया, इनको क्या कहा गया, तो इनको कहा गया 5 अलार्म ग्लोबल फायर। भाई 5 अलार्म ग्लोबल फायर के नाम से जाना गया। ये भी प्रश्न आ सकता है आपसे, इस तरह भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में 5 अलार्म ग्लोबल फायर चर्चा में था, ये क्या है। ठीक है, ये देखा जाए ये 5 जो चुनौतियां हैं जिनका सामना वर्ष 2022 में पूरी दुनिया करेगी वैश्विक स्तर पे, ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, कम होती शांति और सुरक्षा, जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया में शांति जैसी स्थिति तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ लोग अपने आप को पहले से ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा देखा जाए साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो साइबर स्पेस में जो साइबर स्पेस में देखा जाए जो अराजकता हो रही है उसको लेकर के जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनी हुई है उससे पर्यावरण जलवायु संकट काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है और साथ ही साथ दिवालिया वैश्विक वित्तीय प्रणाली और कोविड-19 महामारी। तो ये 5 क्राइम कौन कौन से हैं, 5 जो जोखिम कौन कौन से हैं, कम होती शांति और सुरक्षा, साइबर स्पेस में अराजकता, जलवायु संकट, दिवालिया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली और कोविड-19। इसी के साथ साथ भाई संयुक्त राष्ट्र ने सुझाव दिया, चेतावनी के साथ साथ सुझाव भी दिया है कि इन जोखिमों को रोकने के लिए या कम करने के लिए देशों को क्या करना होगा, आपातकालीन मूड में आना होगा। ठीक है, और इससे निपटने के लिए और जलवायु संकट से निपटने के लिए हिमस्खलन कार्यवाही समय की मांग है। ठीक है, एक तरीके से देखें यहाँ पे तो दशक के अंत तक वैश्विक उत्सर्जन को देखा जाए 45% तक कम किए जाना भी चाहिए। ठीक है, ये तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ सुझाव दिया गया है। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सजग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सजग शुरू किया गया था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस के अनुसार जो ऑपरेशन सजग जो शुरू किया गया था इनके द्वारा, इसके शुरू होने के बाद से जो पुलिस नियंत्रण कक्ष में जो कॉल आती थी, जो फोन आते थे, उसकी संख्या में देखिए 24% की कमी आई। तो काफ़ी ऑपरेशन सजग अपने आप में काफ़ी सफल रहा है। पुलिस के अनुसार ये बताया गया कि इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद जो अब तक जो लुटेरे थे और जो स्नैचर्स थे उनके सहित 3006 अपराधी और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सजग के तहत। ऑपरेशन सजग और पुलिस द्वारा जो लागू ऐसे अन्य प्रभावी पुलिसिंग तरीकों से पीसीआर कालों में कितनी % की गिरावट आई है? 24% की। जो स्ट्रीट क्राइम में जो गिरावट कितनी दर्ज की गई है? 33% की गिरावट दर्ज करके। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो 47% की वृद्धि हुई, किसमें? निवारक कार्यवाही में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है।
इस जो है स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सजग की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो 4 अक्टूबर वर्ष 2021 में इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग किया है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये देखा जाए जो लिविंग रूट ब्रिज जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? मेघालय में। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर, जो ये पेड़ होते हैं, जो जिंदा पेड़ होते हैं, लिविंग यानी कि बिल्कुल लगे हुए पेड़ जो होते हैं, उनकी जड़ों से इन पुलों का निर्माण किया जाता है। और ये मेघालय की एक अद्भुत एक तरीके से कला है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो भारत ने देखा जाए हाल में मेघालय में जो छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज, जिसे हम लिविंग रूट ब्रिज के लिए जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग किया है। इस सस्पेंशन ब्रिज की बात करें दोस्तों तो ये किसके उपयोग करके बनाया जाता है? तो लिविंग पौधे यानी कि जो जीवित पौधे रहते हैं उनकी जड़ों का उपयोग करके इस सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों ये हाथ के ही द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कोई बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको एक तरीके से मैन पावर लगती है, हाथों के द्वारा बनाया जाता है। और ये देखिए बनाए किसके द्वारा जाता है? तो ये जनजातीय जो होते हैं, जयंतिया और खासी के जो लोग हैं, जैसा कि आप जानते हैं 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो जो आपके जयंतियां हैं और जो खासी के लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इन पुलों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है जिंग जियांगा जरी। जरी जैसा कि आप जानते हैं रस्सी को जरी कहा जाता है ना, तो जिंग जियांगा जरी के नाम से इस पुल को जो है स्थानीय नाम से जाना जाता है। और इस पुल की जो है तल, ये जो पुल है ये समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर होता है? लगभग 50 मीटर से लेकर के 1150 मीटर तक की ऊंचाई ऊपर होता है। और लंबाई जो इसकी अधिकतम देखिए कितनी हो सकती है? 50 मीटर तक की होती है। और इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। और ये पुल बहुत मजबूत होता है दोस्तों। लगभग अगर एक बार ये पुल बन जाता है तो 500 सालों तक ये खड़ा पुल रह सकता है। कारण क्या है कि ये जीवित पौधे की जड़ों के द्वारा जो है बनाया जाता है। और ये पौधे जो है लगातार, ये जड़ें जो है लगातार विकसित होती रहती हैं। तो यह पुल जो है एक नदी या नाले के ऊपर फिक्स इलास्टिका की जड़ों के द्वारा बनते हैं। और ये जो जड़ें हैं समय के साथ साथ बढ़ती रहती हैं और मजबूत रहती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इतने दिनों तक ये जीवित रह सकती हैं, लगभग 500 वर्षों तक ये खड़ी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने मैप खुला हुआ है। जैसा कि हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट का मैप है। उत्तर पूर्व के देश जो है राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर का ही एक राज्य है जिसको हम मेघालय, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेघालय जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है? शिलोंग है। ठीक है, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? बादलों का घर। जैसा कि आप जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। और मेघालय का अर्थ क्या होता है? मेघ का आलय। ठीक है, आलय मतलब क्या होता है? घर होता है। मेघ मतलब बादल होता है, तो बादलों का घर है। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं खासी पर्वत में एक ग्राम है जिसका नाम है मोहसिन राम ग्राम। ठीक है, मोहसिन राम ग्राम जो है, जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, ये वर्ष भर में विश्व के सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारक है। ठीक है, मोहसिन राम। ठीक है, इसके पर चेरा पूजी था, अब लेकिन कौन सा है? मोहसिन राम ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर हम बात करते हैं मेघालय, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ये 3 राज्य कौन से? यहाँ पे देखेंगे वेस्ट बंगाल। और ये पूरी तरीके से, माफ करिएगा, ये 3 राज्यों से नहीं दोस्तों, ये पे असम से ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है। और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये साझा कर रहा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए गारो है, यहाँ पे खासी है और यहाँ पे जयंतिया। ये पूछा है सीक्वेंस। ठीक है, और खासी में ही ध्यान रखिएगा मोहसिन राम है, ये भी आपसे पूछा गया है कि किस पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेघालय के सीएम की बात करें दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्री, तो कौन है? कॉनराड जो है संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। एक सदनीय व्यवस्था है यहाँ पे। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 2 हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 10 MCQ। अब आ जाते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि बारबाडोस देश की प्रधानमंत्री, इनको फिर से बनाया गया है, कौन है? ये है मिया अमोर मोटली। जैसा कि आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये बारबाडोस की जो है देश की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है हमारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो ये गुजरात और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा को जो है 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय शटलर जीती हैं। पीवी सिंधु के द्वारा जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के
अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किसने किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की हैं जानवी डांगिती ने किया है। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हो दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोगों ने इन डेप्थ जाके चर्चा किया था, इसलिए इसको फैक्ट्स ऑफ द डे में शामिल किया गया है कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया हुआ था, एक बार फिर से ये न्यूज़ में था। तो इनको जो है यहाँ पे देखा जाए, नासा के जो अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली जो है ये आंध्र प्रदेश की जानवी डांगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है PMLA निर्णय प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोदानंद झा को जो है नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे जिनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? सुभाष भौमिक जो है इनका निधन हो गया। और ये भारत के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे। नेक्स्ट है ICC की ओर से महिला एवं पुरुष खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया है। तो देखिए ICC की ओर से पुरुष जो है T20 जो है प्लेयर जो चुना गया है सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर, वो पुरुष में मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के। महिला में देखा जाए, महिला जो खिलाड़ी हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया है तो ये टेमी ब्यूमोंट है जो कि इंग्लैंड से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और वोटरों को शिक्षित करने की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के प्रधान महानिदेशक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। और ये कौन है दोस्तों? सत्येंद्र प्रकाश को चुना है। नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लास्ट है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है किसे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जो है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। तो ये दोस्तों 10 MCQ 10 फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था दोस्तों? 9वां था। और प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य था? कर्नाटक था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। अगला है ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा था उत्तर प्रदेश रहा था। वही नेक्स्ट है हमारा दिव्य काशी यात्रा ट्रेन का संचालन किया गया है, कहां से कहां तक? दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में किया गया है। और लास्ट है हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया, कहां पे? लखनऊ में। तो ये था हमारा 10 आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आपसे डे में। एशिया के सबसे स्वच्छ कही जाने वाली उमनगोट नदी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से संबंधित दोस्तों जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।